यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारा PT 365 है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है, जैसे कि पॉलिटी आपका चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉलिटिक हैं, मैं आपको विद क्वेश्चन आंसर, ठीक है, साथ में कोई क्वेश्चन है उसको कुछ आंसर भी दिखाता चलूँगा कि क्या अभी के लिए इंपॉर्टेंट है इस मैगजीन में, और जो मैगजीन तो इंपॉर्टेंट है उसके साथ जो आपके क्या टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिला आपको अनुच्छेद 25, व्यक्ति को स्वतंत्रता जो दी होती है। ठीक है, सभी व्यक्ति को समान रूप से हकदार है क्या, कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद क्या है, धर्म अबाध के रूप में मानने का अधिकार, राइट, आचरण का अधिकार, और यहाँ पर आपका प्रचार करने का अधिकार। ठीक है, किसके लिए उपलब्ध है ये नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। नोट क्या भी रखा है यहाँ पे, इसमें जबरन धर्म परिवर्तन करने का अधिकार शामिल नहीं होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अपवाद इसमें क्या है, इसमें अपवाद यह है कि ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधान के अधीन होता है। ठीक है, सेकंड बात, राज्य को अनुमति है कि वह धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय या जो अन्य जो लौकिक क्रियाकलाप है उसको विनियमित या प्रतिबिंबित करें, और सामाजिक कल्याण को सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के जो हिंदू हैं उनकी धार्मिक संस्थाओं में हिंदुओं को सभी वर्गों के लिए जो अनुभाग हैं, सिख, जैन धर्म, बौद्ध, उनके लिए पर खोलना। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, वो 25 आर्टिकल क्या है ये भी आपको याद रखना है। देखो जितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से वो मैंने पूरा उठाया टॉपिक। ठीक है, पूरा यहाँ से इंपॉर्टेंट ही है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 26 क्या है। आर्टिकल 26, सभी धार्मिक संप्रदाय और उसका कोई अनुभाग, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार होंगे, जैसे कि धार्मिक और धर्मा जो आपके उद्देश्य उसके लिए संस्थानों की स्थापना, अनुबंध करने का अधिकार। ठीक है, अपने धर्म के विषय के प्रबंध को करने का अधिकार होता है। ठीक है, चल और अचल जो संपत्ति उसके स्वामित्व अर्जन का यहाँ पर अधिकार होता है, राइट। ऐसी संपत्ति को कानून के अनुसार यहाँ पर प्रशासित करने का अधिकार होता है। ठीक है, इसका अपवाद क्या है, जो लोक व्यवस्था है। ठीक है, लोक व्यवस्था है, इसके नैतिकता और स्वास्थ्य ये इसके अपवाद हैं, राइट। ये आपको याद रखना है आर्टिकल 26 के बारे में। उसके बाद देखते हैं, यहाँ से को क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉपिक स्टार्ट करें, टॉपिक के साथ क्वेश्चन भी करते रहेंगे। क्या क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से किसने मूल संरचना के सिद्धांत को परिभाषित किया है। ठीक है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से इसका आंसर मैंने दे रखा है, नीचे लिखा है इसमें, संविधान लागू होने तक 1 वर्ष के भीतर उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार हेतु यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है या नहीं। ये शंकरी प्रसादवाद में, ये गोलकनाथवाद, और जैसे कई निर्णय वहाँ पर इसमें जो उच्च सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसमें विषय के संबंध जो अपना यहाँ पर विचार रखा था। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट में, गोलकनाथवाद उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय था उसमें मूल अधिकारों के जो लोकोत्तर हैं उसमें अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, इसलिए संसद इनमें से किसी अधिकार को कम या निश्चित नहीं कर सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, संसद ने 24वें संविधान संशोधन 1971 में अधिनियम के करके गोलकनाथवाद जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय था उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 को यहाँ पर संशोधित किया था। इसके तहत यह घोषणा की गई थी कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी मूल अधिकार को कटौती करने या उसे निरसन करने की शक्ति होती है। ठीक है, और इस जो प्रकार का अधिनियम अनुच्छेद 13 की जो आशय है उससे विधि को नहीं माना जाएगा, राइट। ये यहाँ पर इसका जो आंसर है, यहाँ पर इसे आप परिभाषित कर सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, कुछ देखो लास्ट का पॉइंट दे रखा है। हालांकि क्या जो वर्तमान स्थिति है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना मूल अधिकारों के जो सहित संविधान है उसके किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अभी तक यह परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया है कि संविधान का मूल संरचना क्या है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि मूल संरचना संविधान की क्या है, यह अभी यहाँ पर इसमें संसद में स्पष्ट नहीं किया गया है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है ये। अगला देखते हैं, यहाँ से देखो एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, यहाँ बोला है संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उसी टॉपिक पे क्वेश्चन है, ये संविधान के संशोधन करने में संसद के अधिकार को सीमित करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ही है। दूसरा, ये कोई संशोधन संविधान के मूल ढांचे का, ठीक है, जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन करता है, तो इस संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। सेकंड बात आपको ये बोल रहा है, पहली बात ये। तीसरी बात क्या बोल रहा है यहाँ से, तीसरी बात यहाँ से बोल रहा है यह संविधान को लागू होने के बाद में सभी संशोधन लागू होते हैं। संविधान के लागू होने के बाद से सभी संशोधन पर लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो तीसरा स्टेटमेंट है देखो, तो यहाँ से देखो इनमें बोला कितने स्टेटमेंट आपके सही होंगे, राइट। देख लेते हैं इसको नीचे। यहाँ से देखो इसमें बोला है 20 स्टेटमेंट, केवल 2। कौन कौन से, यहाँ पर देखो इसको डिस्कस किया गया है। न्यायपालिका ने प्रसिद्ध केशवानंद भारतीवाद के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इस वाद में यह निर्णय दिया गया था कि निम्नलिखित तरीकों से संविधान का विकास योगदान दिया जाएगा। कौन कौन तरीकों से निम्नलिखित, जैसे कि है नंबर 1 यहाँ पर है। ठीक है, नंबर 1 में आपका है, इस वाद ने संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संसद की शक्ति पर विशिष्ट नियंत्रण स्थापित किया। इसके अनुसार संसद संशोधन के द्वारा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा,
ये संसद को संविधान के किसी भाग के मूल ढांचे को छोड़कर उसमें संशोधन करने की शक्ति देता है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट कथन है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड क्यों करेक्ट होगा? इस बात में निर्णय करने का अंतिम अधिकार न्यायपालिका को प्रदान किया गया है कि मूल ढांचे का उल्लंघन हुआ है और अथवा नहीं। संविधान को कौन सा भाग संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, ये नहीं। ठीक है, तो हमारा सेकंड भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। पहला और दूसरा हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके ये करेक्ट होंगे। ठीक है, ये दोनों। उसके जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत होगा। क्यों? देखो, तीसरा गलत है क्योंकि वामन राववाद में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत को फिर से स्पष्ट करते हुए निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल 1973 को केशवन भारतीवाद के फैसले की तारीख के बाद अधिनियमित किए गए जो संविधान के संशोधन पर है वो लागू होगा, इसलिए हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली 1 और 2, राइट। अगला देखते हैं, फिर से देखो क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कितने तत्व विभिन्न न्यायालय के निर्णय के द्वारा निर्धारित संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? ठीक है, मूल संरचना देखो क्वेश्चन कितने में दिखा चुका हूँ, तीसरा क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ मूल संरचना को लेकर। ठीक है, यहाँ बोला है संविधान की पंथ निरपेक्ष की प्रकृति, दूसरा है विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, न्याय तक की प्रभावकारी पहुँच, चौथा है उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट का क्षेत्राधिकार, पांचवां समाजवादी राज्य। इसमें से कूट को दिए गए उत्तर सही उत्तर यहाँ पर चुनना है आपको। ठीक है, कि कितने जो है यहाँ पे मूल संरचना का यहाँ पर हिस्सा है। ठीक है, कौन कौन से मूल संरचना का हिस्सा है मैंने कुछ पर बता भी चुका हूँ। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे 90 का सी ओनली 4, जो केवल 4 हैं इसमें से, वो कौन कौन से 4 यहाँ से देखते हैं। देखो, संविधान की बुनियादी ढांचा जो आपके संरचना उसकी उल्लेख किया गया क्या क्या, उनमें से संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की राजनीतिक सार्वभौम लोकतांत्रिक जो गणतांत्रिक होती है उसकी प्रकृति। ठीक है, संविधान संघ का जो पंथ निरपेक्ष चरित्र होता है वो। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ स्टेटमेंट, ये दोनों नहीं दिए तो आप ये नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच जो शक्ति है उसका पृथक्करण। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है संविधान का संघीय स्वरूप, अगला है राष्ट्र की एकता का अखंडता। ठीक है, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, यहाँ पर दिया हुआ स्टेटमेंट। ठीक है, तो जितने स्टेटमेंट दिए 4 स्टेटमेंट यहाँ से इसके दिए, बाकी और भी जरूरी नहीं थी चारों था, और भी न्यायिक समीक्षा दे सकता था यहाँ पर, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव देता था, न्यायपालिका को स्वतंत्र, ये सब भी दे सकता था स्टेटमेंट। ठीक है, तो 5 दिए उसमें से आपके 4 यहाँ पर ये हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त शक्तियाँ हैं। इनमें से अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाई कोर्ट को प्राप्त शक्तियाँ हैं। ठीक है, अगला यहाँ से बोला सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना में परिकल्पित समाजवादी जो राज्य है उसको संविधान का मूल ढांचा नहीं माना है। ठीक है, किसको नहीं माना है? समाजवादी राज्य को। हालांकि कल्याणकारी राज्य के विचार संविधान का हिस्सा का भाग माना गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 यहाँ से हमारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे। जो हमारे समाजवादी राज्य था यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, चारों आपके करेक्ट होंगे। अगला देखते हैं क्या टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन भी होंगे यहाँ से। देखो, एक टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन जिला न्यायाधीश है उसके क्षेत्राधिकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वह सिविल के साथ साथ आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है, दूसरा, उसके पास आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित कोई अन्य दंड भी आरोपित करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो हमारा कौन सा होगा? हमारा जो यहाँ से आंसर इसका होगा 38 का सी। दोनों बातें यहाँ की जो बोल रहा है जो हमारे न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार की शक्ति के बारे में, दोनों बात करेक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिला न्यायाधीश जिले के सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता है। ठीक है, दीवानी साथ ही आपराधिक दोनों मामले में मूल अपीली जो न्याय है उसकी सीमा के अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा पहला सही होगा। दूसरे शब्दों में जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है। जब वह सिविल दीवानी या मामले निपटाता है तो उसे जिला न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है, तथा वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सत्र न्यायाधीश के पास आजीवन कारावास, मृत्युदंड सहित किसी भी प्रकार के दंड आरोपित करने की शक्ति होती है, इसलिए सेकंड कथन भी हमारा सही था। दोनों बातों पर सही थी। यद्यपि उसके द्वारा दिया गया मृत्युदंड जब उच्च न्यायालय की पुष्टि के अधीन है, चाहे वह उससे अपील की गई हो या नहीं। ठीक है, इसकी अधीन हो गई है। ठीक है, देखते हैं कोई टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होगा नीचे। ये देखो, संघ और राज्य उसका क्षेत्र। ठीक है, ये टॉपिक है। वो टॉपिक पे आपके जितने 4 से 5 क्वेश्चन बनते थे वो मैंने कवर करा दिया। ये टॉपिक में क्या होगा इसको देखते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या है देखते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र होंगे जिसका पहली अनुसूची में यहाँ पर साफ तौर पर उल्लेख होता है। भारत राज्य क्षेत्र और उसके शामिल कौन कौन से होंगे? राज्यों का राज्य क्षेत्र, राज्य संघ क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे राज्य क्षेत्र जो इनका सरकार यहाँ पर अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये आपका पहले अनुच्छेद में आएगा, या अपना बना के अपना चिपका भी सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं रूम पे, तो 1/4 बना के साइड में, तो ये चीज़ आपको माइंड में रहेगी। ठीक है, यहाँ से सेकंड आर्टिकल है, इसमें बोला है संसद को यह शक्ति दी गई कि संसद विधि द्वारा या संघ में राज्यों का प्रवेश करेगा, उनकी स्थापना कर सकेगी और संघ जो नए राज्य हैं उनका स्थापना
ऐसे नियम के शर्तों पर कर सके कि जो वह ठीक समझे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसको शक्ति दी गई है, संसद को शक्ति दी गई कि ये कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डायग्राम इसका बताना चाहिए क्या है, राइट। अगला नोट देखो यहाँ पर दे रखा है, नोट जो आपका अनुच्छेद 2 है, उन पर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है जो संघ राज्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगला जो आपका आर्टिकल 3 है, इसको देखते हैं। संसद को अधिकृत करता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उसमें से किसी राज्य के जो यहाँ पर राज्य क्षेत्र उसको अलग करके, अथवा 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उसके आपस में मिलाकर, या राज्यों को भागों में मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र के भीतर दूसरे राज्य क्षेत्र के साथ यहाँ पर मिलाकर, ठीक है। तो ये क्या है, नए राज्य का निर्माण यहाँ पर कर सकती है संसद, यहाँ पर किस विधि के द्वारा, ये तीनों, ठीक है। अनुच्छेद इसके लिए अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का, यहाँ पर अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया। कौन कौन सी देखते हैं, 2 शर्तें हैं। देखो पहली शर्त क्या है, इस तरह के यहाँ पर देखो जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद यहाँ संसद में पेश किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर दूसरे में बोल रहा है, अपनी सिफारिश से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल में भेजेगा, जहाँ वह राज्य विधानमंडल के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपना विचार व्यक्त कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2, यहाँ पर अनुच्छेद 3 की 2 शर्तें हैं, ठीक है। अनुच्छेद 3 की 2 शर्तें क्या है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, नोट यहाँ पर दे रखा है, राष्ट्रपति या संसद के जो राज्य विधानमंडल है उसके विचार के मानने के लिए यहाँ पर ये बाध्य नहीं होगा, ठीक है। और यह विचार प्राप्त होने के बाद उसे स्वीकार या स्वीकार कर सकता है, ठीक है। क्या है, ये बाध्य नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। दूसरा, विधेयक में संशोधन होने के संसद को हर बार राज्य विधानमंडल के नया तथा इस संदर्भ में देने के लिए, अर्थात यहाँ पर बार बार भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में संबंधित विधानमंडल को सूचित करने या संसद के देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है, संसद स्वयं ही आवश्यक कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई आप इसमें सूचित करना या ऐसे संबंध में कोई आवश्यकता जानकारी नहीं देंगे, वो स्वयं ही क्या है, इसकी कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला है पूरी बातों को लेकर, भारत जो आपका विनाशी राज्य क्या है, भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, ठीक है। इसका ये निष्कर्ष निकला है, ठीक है। आर्टिकल 4 में देखते हैं क्या है। आर्टिकल 4 यहाँ पे बोल रहे हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कुछ कानून है, ठीक है। अनुच्छेद जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन जो है के रूप में यहाँ पर नहीं माने जाएंगे, ठीक है। जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 है इसके तहत संशोधन यहाँ नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इस तरह के जो कानून है एक समान बहुमत साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किए जा सकते हैं, राइट। तो ये आर्टिकल 4 के बारे में ये डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर दे रखा है, इसमें ये संविधान के अनुच्छेद 370 को अस्थायी परिवर्तनीय विशेष रूप से प्रावधान घोषित किया गया था तथा जम्मू कश्मीर के यहाँ पर एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसमें जम्मू कश्मीर और यहाँ पर लद्दाख के बारे में दिया गया, ठीक है। देखो अनुच्छेद 370 में यह प्रावधान था कि केंद्र रक्षा को जो रक्षा है उसके विदेशी मामलों और वित्तीय संचार को छोड़कर अन्य कानूनों को लागू करने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा राज्य के जो निवासी हैं अन्य भारतीय नागरिक की तुलना में नागरिकता से संपत्ति हैं उसके स्वामित्व वाले अलग अलग दंड यहाँ पर देकर के मूल अधिकार से अलग यहाँ पर जो कानून है उसके तहत यहाँ पर शासित होंगे। 370 का जो प्रावधान था उसमें यह बताया गया था, ठीक है। बाद में क्या, संसद में जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पारित किया गया, जिससे क्या है जम्मू कश्मीर के 2 संघों को राज्य क्षेत्र में पुनर्गठित किया गया। पहला जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ और दूसरा लद्दाख यहाँ पर विधानसभा के बिना, ठीक है। तो ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। ये भी कुछ है जो बताया गया था 5 अगस्त 2019 को, तो ये आपको पता होनी चाहिए बात ये है। बाकी से जो 19 इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पर यहाँ पर ये बताई गई कि क्या यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेके न्यूज़ में था, ठीक है। अगला है जम्मू कश्मीर और जो आपका जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 से पहले उसकी स्थिति क्या थी, और यहाँ पर दे रखा है जो 5 अगस्त है उसके बाद यहाँ पर क्या हो रखा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, विशेष राज्य का दर्जा था, यहाँ पर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया है, ठीक है। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, जम्मू कश्मीर का पृथक यहाँ पर ध्वज, यहाँ पर केवल तिरंगा की ध्वज होगा, ठीक है। तो ये आपको अंतर याद रखना है, इससे पहले क्या था उससे बाद में क्या था, ठीक है। विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष, यहाँ पर 5 वर्ष हो गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर यदि किसी अन्य राज्य के पुरुष से विवाह करती है तो जम्मू कश्मीर में अपनी नागरिकता खो देगी। शादी के बाद क्या जम्मू कश्मीर में जो नागरिकता बनी रहेगी जैसा कि भारत के अन्य नागरिक में होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे क्या देश के हिस्से के लिए सब जो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार है वो यहाँ पर सभी को मिलेगा, राइट। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है ना, दिल्ली के लिए जो विशेष राज्य है उसके यहाँ पर जो दे रखा है अधिनियम 1991 वो संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पुनः नामित किया गया, ठीक है। दिल्ली के प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा इसको, ठीक है। दिल्ली के लिए एक विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर की जाएगी, उपराज्यपाल द्वारा नहीं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अगला, संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में राष्ट्रपति इस क्षेत्र में अपना शासन लागू कर सकता है दूसरे राज्य में राष्ट्रपति शासन की तरह, ठीक है। ये भी दोनों पॉइंट लास्ट के नीचे वाले इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र, राइट,
और दूसरा राजधानी और आपका गठन वर्ष। अंडमान निकोबार जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, सबका गठन और सबका यहाँ पर जो राजधानी वो दे रखा है, ठीक है, तो आपको देख सकते हैं। अगला यहाँ पे दादरा और नागर हवेली और दमन दीव जो आपका संघराज क्षेत्र है, उसमें दादरा नागर हवेली और दमन दीव जो संघराज क्षेत्र है उसका विलय अधिनियम 2019 के द्वारा यहाँ पर मिला था, ठीक है। मूल अधिकारों का वर्गीकरण, ठीक है, जब मूल अधिकार को किस टाइप पे वर्गीकरण किया गया है तो ये देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखें स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 9 से यहाँ पे जो ये बता रहे हैं 9 से 19 से 22, ठीक है। समता का अधिकार आपका 14 से 18 और शोषण के विरुद्ध जो आपका अधिकार है 23 से 24, राइट। धर्म की स्वतंत्रता आपका 25 से 28, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है, किस स्वतंत्रता किस आर्टिकल में यहाँ पर दी गई, मूल अधिकार को वर्गीकरण किया गया है। अगला क्लासिफिकेशन आप जो आपका ये फंडामेंटल राइट उसका 22 आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और जो आपका डिटेंशन या निरोध जो संरक्षण है वो आर्टिकल 22 और आर्टिकल आपका 22(2), ठीक है, आर्टिकल 22(1) और 22(2) सामान्य जो कानून उसके मामले में और आपका प्रिवेंस जो आपका प्रिवेंटिव डिटेक्शन निवारक निरोध उस कानून उसके मामले में यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। इसमें गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जानने का अधिकार होता है। इसमें क्या गिरफ्तारी के कारणों जानने का अधिकार होता है, ठीक है। अब यह अपवाद है क्योंकि जनहित के विरुद्ध यहाँ पर गिरफ्तारी के कारणों का खुलासा नहीं किया जाएगा, राइट। मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलती है 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार होता है। यहाँ पर क्या है 3 महीने के बाद रिहा होने का अधिकार अगर सलाहकार बोर्ड इस अवधि में वृद्धि का सुझाव ना दे तब, ठीक है। यहाँ पे दोनों में ये डिफरेंस होता है 22(1) और 22(2) में। ये किसके लिए उपलब्ध है आपको ये देखना है, ठीक है। ये देखो किसके लिए उपलब्ध है और ये किसके लिए उपलब्ध है, ठीक है। शत्रु देश के नागरिक को यह अधिकार होता है, अधिकार उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। जो आपका प्रिवेंटिव डिटेक्शन या निवारक निरोध कानून होता है उसके तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होंगे। नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को दोनों को यहाँ पे उपलब्ध होंगे, ठीक है, जो आपका 22(2) में था उसमें। इसमें क्या है यहाँ पे देखो दे रखा है निवारक निरोध के संबंध में विधायी शक्तियों का संवैधानिक विभाजन क्या होता है। इसमें संसद के पास उपलब्ध विशेष अधिकारों में शामिल होना, ठीक है। इसमें संसद की जो राज्य विधानमंडल है उसके पास उपलब्ध विशेष अधिकारों में शामिल होना, इसमें विशेष अधिकारों में शामिल कर रहा है। उसमें क्या है संसद का उपलब्ध जो विशेष अधिकार उसमें शामिल होना, ठीक है। संसद और राज्य विधान मंडल यहाँ पर ओनली संसद है, ठीक है। इनकी राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था को बनाए रखना, समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं के लिए बनाए रखना इनमें। इसमें रक्षा विदेश मामले और भारत की सुरक्षा जो आपका संसद के पास है। और राज्य विधानमंडल में आपकी 3 बातें हैं, ठीक है, ऊपर भी 3 बातें। यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे। क्वेश्चन निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संविधान के मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कितने संरक्षण उपलब्ध होंगे, या हम डिस्कस के ऊपर तो आपको क्वेश्चन यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। देखो पहला यहाँ से क्या है हिरासत में ले गए लोगों को निरोध के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वह सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो, ठीक है। दूसरा यदि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत में दिक्कत नहीं करता तो उसे लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा किया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो ओनली करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो अनुच्छेद जो आपका 22 है व्यक्तियों की गिरफ्तारी निरोध के संरक्षण प्रदान करता है, जैसे मैंने आपको ये बताया था ऊपर भी, ठीक है। 22 के 2 भाग है, जैसा पहला भाग में साधारण कानूनी मामले संविधान से और दूसरा निवारक निरोध के मामले से संबंधित, जैसे मैंने आपको बताया था 22(1) और 22(2) पूरा समझा रखा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर समझा रखा है। अगला कुछ खास नहीं, मैंने आपको ऊपर पूरा समझा दिया है, सब वही लिखा हुआ है। ये सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, क्यों नहीं सही था? क्योंकि यदि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को दिक्कत नहीं करता तो व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा होने का अधिकार होता है। हालांकि इस प्रावधान केवल उस स्थिति के लिए उपबंधित किया गया है जब व्यक्ति सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो। ये जो निवारक निरोध कानून के मामले में लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस वजह से गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे देखो जो पहला हमारा गलत था, केवल एक स्टेटमेंट वहाँ से करेक्ट था, पहला वाला नहीं करेक्ट था। जो थर्ड वाला स्टेटमेंट वो ओनली करेक्ट था यहाँ पर, ठीक है। जिसमें से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के कारणों के बारे में सूचित करना, ठीक है, उसके सार्वजनिक हितों के बारे में विरोध को सुझाव उसको खुलासा करने की जो आवश्यकता है वो नहीं होगी, जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था वहाँ, राइट। तो यहाँ से देखो हमारा सिर्फ एक तीसरा जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपके दोनों गलत हैं यहाँ से। अगला है अनुच्छेद 20 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये किसी व्यक्ति को मनमाने और अतिरिक्त सजा संरक्षण प्राप्त करना, ठीक है, प्रदान करना। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। जैसे कि भूतलक्षी प्रभाव वाले कानून से दंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दोहरा संकट एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं होगा, ठीक है। स्व दोष सिद्धि या खुद के विरुद्ध गवाह मान नहीं होगी यहाँ, ठीक है। तो ये क्या होगा कि अपराध के जो दोष सिद्धि के संबंध में 3 पॉइंट्स थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अनुच्छेद 20 में।
अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर यहाँ पर विभेद प्रतिषेध। इसमें क्या है, अनुच्छेद 15 में जो अनुसार राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान के में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। 15(2) नागरिकों को समान आधार पर अन्य नागरिकों के साथ भेदभाव से रोकता है। तीसरा, राज्य निम्नलिखित में से विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे कि महिलाओं और बच्चे। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रथम जो आपका संविधान संशोधन 1951 था, उसके दौरान अनुच्छेद 15(4) के रूप में जोड़ा गया था। राइट। तो ये बात आपको याद रखना है। नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा अनुच्छेद 15(6) के रूप में जोड़ा गया था इसको। ठीक है। अनुच्छेद 16 को देखते हैं क्या है, जो न्यूज़ में आ रहे हैं। ठीक है। आपको एक बात पता होना चाहिए। यहाँ आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 16 लोक नियोजन या सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समता। ठीक है। राज्य के तहत नियोजन या रोजगार के संबंध में नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व वंश जो जन्म स्थान, निवास या इनके द्वारा किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखो, मैंने जो आपको जितना भी न्यूज़ में थे बताया, उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ से दूसरा टॉपिक को ओपन करते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या है वो। यहाँ से देखो, आर्टिकल जो 75 है इसके बारे में कुछ दे रखा है। ठीक है। आर्टिकल 75, मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से क्या हो, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है इसमें। ठीक है। लोकसभा जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको पारित करके जो मंत्रिमंडल है उसको हटा सकती है। इस शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है विश्वास प्रस्ताव के लिए, ये आपको याद रखना है। राइट। उसके बाद विश्वास प्रस्ताव क्या है, खंडित जनादेश की उभरती स्थिति में परिणामस्वरूप बनी त्रिशंकु संसद अल्पसंख्यक सरकारों के जो आपके गठबंधन है, उसे सरकारों को निपटने के लिए एक नया प्रतिक्रियात्मक उपकरण या सदन को पटल तक अपने बहुमत को साबित करने के लिए राष्ट्रपति की मांग में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। यदि विश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है तो इसके परिणाम से सरकार गिर जाती है। ठीक है। विश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दोनों की बात आपको याद रखना है। अंतर भी पूछ सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। निंदा प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव और आपका अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है। इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। इसमें क्या है, इसका यहाँ पर कारण बताना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है। ये किसी एक मंत्री या मंत्रियों को पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसे क्या है, सिर्फ केवल पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की कुल नीतियां या कार्य करने की निंदा की लिस्ट में लाते हैं। इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा विश्वास प्रस्ताव के निर्धारण के रूप में लाया जा सकता है। ठीक है। पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ। ठीक है। पारित होने पर इसमें मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। राइट। अविश्वास प्रस्ताव में, इसमें यहाँ पर निंदा प्रस्ताव में ऐसा नहीं है। ठीक है। यहाँ से देखो क्वेश्चन है, निंदा प्रस्ताव को लेकर क्वेश्चन, निंदा प्रस्ताव एवं विश्वास प्रस्ताव के मध्य अंतर के संबंध में आपको विचार करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अंतर विश्वास प्रस्ताव में पूछ सकता है। ठीक है। निंदा प्रस्ताव में किसी आधार को निर्दिष्ट करने की शक्ति आवश्यकता यहाँ नहीं होती, जबकि विश्वास प्रस्ताव में उन आधारों पर निर्दिष्ट किया जाता है जहाँ पर इसे लाया जाता है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा, निंदा प्रस्ताव को किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया सकता है। ठीक है। आपको बताने में से क्या सही है, मैंने ऊपर डिस्कस किया आपको। ठीक है। तो नीचे कमेंट में आप आंसर भी दे सकते हैं। इसका क्या आंसर जो मान सकते हैं, ये मैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है। आप ये मान सकते हैं 5वां, तो आप लिख सकते हैं 5वें का कमेंट में ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो आंसर आप सोच के लिखिए, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ क्या होगा उनका। ठीक है। तो यहाँ से देखो जो आंसर हमारा होगा, यहाँ से ये आंसर हमारा होगा ओनली B। ठीक है। जो हमारा केवल 2 स्टेटमेंट है वो सिर्फ करेक्ट होगा। पहला वाला यहाँ से क्या है, हमारा गलत है। ठीक है। पहला गलत क्यों, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो हमारा है ये किसी आधार पर निर्दिष्ट करने की आवश्यकता इसको नहीं होती है, जिस पर मैंने आपको बताया था। ठीक है। जिस पर आधारित ये कि एक निंदा प्रस्ताव उन आधारों या आरोपों में जो निर्धारित किया जाना आवश्यक होता है जिन पर कुछ नीतियों के कार्य के लिए यहाँ पर सरकार निंदा करने की उद्देश्य से प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा सही था। यहाँ पर दूसरा हमारा सही क्यों था, क्योंकि देखो ऐसा करने के लिए जो विफल रहने उनकी नीति के जो मंत्रिपरिषद थे उसके किसी मंत्री के समूह के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, जबकि केवल मंत्रिपरिषद विश्वास की कमी के व्यक्त करने के लिए विश्वास प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये दोनों, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही था, पहला गलत था। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 B। ठीक है। निंदा प्रस्ताव लाने के लिए सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। परंतु अविश्वास प्रस्ताव के लिए यहाँ पर पेश करने के लिए सदन की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है। निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दोनों बातें आपको याद रखना है। अगला है हमारा संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की उनकी समिति और उनके कुछ सदस्य के विशेषाधिकार, अनुमुक्तियां या राहत छूट प्राप्त होती है। उनकी कार्रवाई स्वतंत्रता और प्रभावशीलता की रक्षा करना होता है। ठीक है। ये विशेषाधिकार भारत के न्यायवादी और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा उपलब्ध होता है। ये विशेषाधिकार राष्ट्रपति के लिए नहीं होते हैं। ठीक है। सामूहिक विशेषाधिकार, इसमें क्या है, सामूहिक विशेषाधिकार में अपनी रिपोर्ट विवाद के जो कार्यवाही होते हैं उसमें प्रकाशित करने के लिए इनका अधिकार होता है, और दूसरों को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार भी इनको है। ठीक है।
हमारा ये 44वां संविधान संशोधन ये बताता है। ठीक है, अब सभा अपनी जो कार्रवाई है उसको अतिथियों के बाहर रख सकती है और उनसे गुप्त बैठक भी कर सकती है, अपनी प्रतिक्रियाओं को विनिमय कर सकती है और कार्य संचालन के लिए अपन नियम बना सकती है, अपने विशेषाधिकार को उल्लंघन और मानना के लिए सदस्यों को, बाहरी लोगों को दंडित करना। ठीक है, किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, जो अपराध सिद्धि, कारावास, मुक्ति, सब में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार इनको होता है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे देखो बोला सदन के परिसर के भीतर पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या सदन जो सदस्य उसके बाहरी जो होते हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया सकता है। कोई कानूनी प्रतिक्रिया या सिविल आपराधिक शुरू यहाँ पर नहीं की जाएगी। ठीक है, ये जांच शुरू करवा सकती है, गवाहों की उपस्थिति और संबंधित कागजात व जो रिकॉर्ड हैं उसके लिए आदेश यहाँ पर दे सकती है। ठीक है, न्यायालयों द्वारा इसकी कार्रवाई की जाँच नहीं की जाएगी। राइट, व्यक्तिगत जो आपकी यहाँ पर विशेषाधिकार हैं वो क्या होते हैं, इसको देखते हैं। व्यक्तिगत विशेषाधिकार, जब यहाँ पे सांसदों के संसद सत्र के दौरान 40 दिन पहले या 40 दिन के बाद तक गिरफ्तारी नहीं कर सकते। ये विशेषाधिकार केवल सिविल गिरफ्तारी के खिलाफ होती है। ठीक है, आपराधिक या प्रिवेंटिव डिटेक्शन अर्थात निवारक निरोध के लिए नहीं होगी है। राइट, याद रखना है। संसद के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये क्या है, किसी भी सदस्य द्वारा संसद की उसकी समितियों के कुछ कहने या किसी को मत देने के संबंध में उसके खिलाफ न्यायालय की कार्यवाही यहाँ पर नहीं की जा सकती है। राइट, ये स्वतंत्रता संविधान के उपबंध तथा संसद में कार्यवाही और नियम के जो स्थायी आदेश हैं उसके अधीन होगा। ठीक है, सांसद है, सांसद के सत्र के दौरान गवाह के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने का छूट पे प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें मुकदमे गवाह के रूप में प्रस्तुत या प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं होंगे वो। राइट, ये आपके व्यक्तिगत विशेषताएं हो गई। विशेषाधिकार के स्रोत क्या होते हैं, इसको देखते हैं। जो विशेषाधिकार के स्रोत हैं वो संविधान का अनुच्छेद 105, इसमें स्पष्टता केवल 2 विशेषाधिकार को लेकर संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, और उसकी कार्रवाई में प्रकाशित करने का अधिकार। ठीक है, संसद द्वारा अभी तक कोई भी कानून, विशेष कानून नहीं बनाया गया जिसमें सभी विशेषाधिकार को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध या संहिताबद्ध किया गया हो। ये 5 स्रोत पर आधारित है, जैसे कि संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून, दोनों के सदनों के नियम। ठीक है, संसदीय जो परंपराएं हैं वो, और न्यायिक व्याख्या, ये सब क्या है, हमारे 5 स्रोत हैं जो हमारे विशेषाधिकारों के स्रोत को माना जाता है। ठीक है, आर्टिकल 1 जो 105 में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है विशेषाधिकारों का उल्लंघन। ये क्या है, जब किसी विशेषाधिकार व्यक्तिगत या सामूहिक हक को हनन हो तो उस विशेषाधिकार को उल्लंघन कहते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण जैसे कि किसी भी कार्य से यदि सांसदों द्वारा संसद की उसकी समिति की अवमानना की जाती है तो उसी विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, आपत्तिजनक समाचार पत्र छापना या समाचार पत्र पत्रिका में, टीवी साक्षात्कार में, सार्वजनिक भाषण को कोई ऐसी बात कहना या संपादकीय को लिखना, तो ये सब आपके विशेषाधिकार के उल्लंघन में आएगा। ठीक है, अगला है सदन की अवमानना। कोई भी कार्य या गलती से जो संसद के किसी सदन या कार्य को भी किसी अधिकारी या दायित्व को अवरोध, बाधा या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न करता है तो भी आपके सदन की अवमानना मानी जाएगी। ठीक है, अगला है विशेषाधिकार का उल्लंघन या सदन की अवमानना मामले में दंड। ठीक है, इसमें क्या दंड है देखते हैं। देखो, संसद आरोपी व्यक्ति है उसमें उसके सामने हाजिर होने के लिए कह सकती है। ठीक है, ये दंड स्वरूप चेतावनी, फटकार, कारावास की सजा भी दे सकती है। जो विशेषाधिकार का उल्लंघन है उसमें जो दंड है ये इसका सजा का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन यहाँ से, संसद के दोनों सदनों में सामूहिक विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ठीक है, सामूहिक विशेषाधिकार के बारे में क्वेश्चन है, देखते हैं। संसद को अपनी रिपोर्ट, चर्चाओं और कार्यवाहियों के प्रकाशित करने के अन्य जो लोग हैं उसके द्वारा प्रकाशित करने का प्रतिबंधित करने का अधिकार होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, संसद अपने विशेषाधिकारों के हनन के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकती है। दूसरा, ये मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था, करेगी या नहीं। ठीक है, आपको बताना है। तीसरा, संसद को सदन के किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, ठीक है, निरोध, जो दोष सीधे कारावास या मुक्ति दंड से कारावास तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो करेक्ट आंसर में से कौन सा होगा, ये मान लीजिए अब 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आप आंसर बता भी देता हूँ आपको, एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 6 का आप आंसर दे भी सकते हैं क्या होगा। तो हमारा जो आंसर यहाँ से होगा इसका, ये आंसर हमारा होगा ओनली डी। ठीक है, क्या होगा, सभी बातें हमारी इसकी करेक्ट हैं, क्योंकि ये मैं स्टेटमेंट आपको बताया हुआ था, ऊपर वाले स्टेटमेंट आपको बताया, तो दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना था, तीसरा नंबर। राइट, तो देखो, जो संसदीय विशेषाधिकार हैं इसके 2 विस्तृत वर्गों में विभाजित किया गया। एक सामूहिक विशेषाधिकार, दूसरा आपको क्या है, एक सामूहिक विशेषाधिकार था और दूसरा आपका यहाँ पे था
दोनों सदन थे, इसमें संसदीय विशेषाधिकार, आपको सामूहिक विशेषाधिकार, ठीक है। इसमें संसद के दोनों सदनों में संबंधित जो सामूहिक विशेषाधिकार के निम्न क्या क्या है, जिसमें से बोला कि ये सदन में गोपनीय बैठक के मामले में लागू नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था ये पॉइंट, ठीक है। ये अपनी कार्रवाई के बाहरी लोगों को निष्कासित कर सकते हैं, कुछ अन्य मामले में भी विचार विमर्श हेतु या गोपनीय बैठक आयोजित कर सकता है, कुछ अन्य जो मामले में वो भी। ये सदस्यों के साथ बाहरी लोगों के विशेषाधिकार के हनन या उसकी अवमानना करने पर निंदा, चेतावनी, कारावास जो है उस पर भी ये दंड दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट था, तो मैंने दोनों स्टेटमेंट आपको ये समझा चुका था ऊपर, ठीक है। अगला है, जैसे कि उसमें बताया था ये कि अब जो कुछ भी होगा उसमें चर्चा, अपनी रिपोर्ट है ना, प्रकाशित करेंगे, तो आपका यह जो आपका 1978 का अधिकार है उसमें 44वें संविधान संशोधन के तहत ये संसद के बिना आप ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दोनों आपको बताया था ऊपर। तीसरा क्या है, तीसरा, इसे किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोषी या कारावास मुक्ति संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये जांच कर सकती है कि गवाह की उपस्थिति या जो दस्तावेज है उसके रिकॉर्ड भेजने के लिए आदेश दे सकती है, ठीक है। सदन में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति जो अनुमति होती है उसमें बिना किसी को बंदी बनाया जा सकता है, और जहाँ भी कोई कानूनी प्रतिक्रिया की जा सकती है इसमें, राइट। तो ये कुछ बातें थी ऊपर से जो बताया था, उसके बारे में क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, संसद की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सदन के अपराधियों को सदन के सत्र की अवधि में अनधिक अवधि को कारावास दंडित कर सकता है, ठीक है। दूसरा, अवमानना के मामले में संसद सदन के जो निर्णय हैं उसको भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। तो इनमें से कौन सा सही होगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारा देखो स्टेटमेंट हमारा ओनली एक करेक्ट है, दूसरा यहाँ से हमारा गलत स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि सदन की जो मानना है वो हमारा समानता निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित, जैसे कि कोई कार्य है, ठीक है, अथवा कार्य का कोई लोप है जो संसद किसी सदन के रूप में कृत्य कार्य करना या निर्वहन को बाधा डालना या बाधक डालता हो, ठीक है। तो ऐसे सदन क्या होते हैं, जो सदन के पदाधिकारी के रूप में उनके कर्तव्यों का निर्वहन में बाधा डाल सकते हैं, ठीक है। तो बाधक बनते हैं, जिससे क्या होता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं, जैसे कि संसद की अवमानना के कुछ आपके प्रकार होते हैं। जैसे कि संसद की कार्रवाई होती है, उसमें संसद सदस्य के रूप में किसी सदस्य के चरित्र या आचरण के आक्षेप करने वाले भाषण को लेख होता है शामिल, ठीक है। सभापति अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन, यह सभापति अध्यक्ष के चरित्र, उनकी व्यवस्था पर आक्षेप लगाना, ठीक है। सदस्यों को उनके आचरण पर प्रभाव डालना और यहाँ पर उनके धमकियों द्वारा अभित्रस्त करना, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इसमें शामिल होंगे। यहाँ से देखो क्या है, एक ऐसी अवधि के लिए सदन अपराधियों को एक ऐसी अवधि के लिए कारावास दंडित कर सकता है जो समानता सदन के सत्र की अवधि से अधिक नहीं होती है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये काफ़ी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ से हमारा एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि संसदीय विशेषाधिकार की समिति के संदर्भ में कौन सा सही है। यह समिति प्रकृति में अर्धन्यायिक है, जो सदन के साथ साथ इसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन की भी जांच करती है, ठीक है। दूसरा, विशेषाधिकार की साझा समिति संसद के दोनों सदनों के सदस्य के संबंधित मामले की जांच भी करती है। इनमें से आप बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो एक और क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो जो हमारा आंसर होगा इसमें, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा था इसका, यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका देखो, ये इसके अतिरिक्त प्रावधान किया गया था कि जो आपका सरकार इसके आधार पर दस्तावेज को प्रस्तुत करना इनकार कर सकता है, ठीक है। किसी भी साक्षी जो महासचिव के हस्ताक्षर और एक आदेश पत्र द्वारा सम्मान यहाँ पर किया जा सकता है, जो समिति के प्रयोग में हेतु आवश्यक दस्तावेज को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। यह समिति विवेक पर निर्भर करता है कि उसे उसके समक्ष प्रस्तुत किस साक्ष्य पर गुप्त या गोपनीय समझा जाएगा, ठीक है। कोई भी सदस्य विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच से पूर्व पीठासीन अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से किसी सदस्य के सदन के इसकी समिति के विशेषाधिकार को हनन संबंधित प्रश्न को उठा सकता है इसमें, ठीक है। जैसे कि हाल ही में जो आपकी घटना हुई थी, इसमें विशिष्ट मामले की तक सीमित होना चाहिए, उस मामले में सदन का हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, ठीक है। एक बार रीड कर सकते हैं अपने आप से ये पॉइंट, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा टॉपिक आपका। यहाँ पर स्थानीय सुशासन, ठीक है, स्थानीय सुशासन को देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज जो संस्था उसका विकास, जिसमें से प्रमुख स्रोत समितियाँ और यहाँ पर प्रावधान कुछ दिए हुए, ठीक है। देखो भारत का संविधान, जो आपका भारत का संविधान है आपका आर्टिकल 40, राइट, संविधान के जो आपका स्थानीय सरकार है उसमें राज्य सूची का एक विषय है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक रूप से इसमें दर्जा दिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति ये क्या है, राष्ट्रीय विकास स्तर जो विकास सेवाएं, इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज करने के लिए यहाँ पर जांच करना, ठीक है। और राजस्थान में इस प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य भी बन गया, तो और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया है काफ़ी, ठीक है। अशोक मेहता समिति क्या है, अशोक मेहता समिति में इस समिति में सिफारिश जो त्रिस्तरीय है उसकी पंचायती राज जो यहाँ पर संस्था है उसको द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में बदला जाना चाहिए, जिससे क्या जिला स्तर में जिला जो परिषद है उसके एक नीचे स्तर के मंडल यहाँ पर पंचायत हो सके। समिति ने न्याय पंचायत की भी सिफारिश की थी इसमें, ठीक है। जीवी के राव समिति क्या है, ठीक है।
समिति ने जिला कलेक्टर की विकासात्मक भूमिका को कम करने और पीआरआई से उसको प्रमुख भूमिका देने के लिए यहाँ पर सिफारिश की थी। जिला विकास आयुक्त को एक पद बनाए रखने का सिफारिश यहाँ पर की जाती थी। ठीक है, किसमें? GVK राव समिति में, राइट। ML सिंघवी समिति, इसमें क्या है? ML सिंघवी समिति में लोकतांत्रिक जो विकास है उसके लिए पीआरआई से उसके पुनरुद्धार की सिफारिश करने की यहाँ पर नियुक्त की गई थी, जिससे इसमें सुझाव दिया गया था कि संवैधानिक दर्जा इसमें दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार 73 और 74वें संविधान संशोधन में अधिनियम में वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 20 अप्रैल 1993 में इसको स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, किसको? ML सिंघवी को, लोकतांत्रिक विकास और पीआरआई के पुनरुद्धार की सिफारिश के अनुसार। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ से है 73वां संविधान संशोधन, जो आपका एक परिचय है। 73वें संविधान संशोधन में एक परिचय दिया है। इसमें अनिवार्य प्रावधान क्या? ग्राम सभाओं का संगठन। ठीक है, अगला क्या? त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का निर्माण, प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, अध्यक्ष के पद का अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या अनुपात में सीटों का आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं के लिए आरक्षण, SC जो आपके हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग हैं उसके लिए आपका गठन। ठीक है, SFC जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? जो 73वें संविधान संशोधन उसका एक परिचय, तो आप लिख भी सकते हैं पॉइंट्स में। ठीक है, क्या क्या परिचय है इसका। स्वैच्छिक प्रावधान, इसमें क्या है? स्वैच्छिक प्रावधान में आपका आता है निकाय जो संसद है उसके विधायकों को वोट देने का अधिकार। ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्तीय अधिकार देना और 11वीं सूची के तहत कार्यों का हस्तांतरण यहाँ पर किया जाना। ठीक है, ये आपके स्वैच्छिक प्रावधान होते हैं। जिला नियोजन समिति क्या है? इसको देखते हैं। जिला नियोजन समिति, राइट, इसमें इस अनुच्छेद में 243ZD के तहत इसमें उसका उद्देश्य जिले के भीतर जो पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं, उसको तैयार करने की जो परियोजनाएं हैं उसको समेकित करना और फिर से समग्र रूप से जिले के लिए एकल विकास योजना का मसौदा तैयार करना। नोट क्या है? जो आपके संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के बीच क्षेत्र हैं, जो DPC का गठन यहाँ पर नहीं किया गया, जिसमें राज्य विधानमंडल ऐसी समिति की संरचना और उनमें से सीटों को भरने के तरीके के संबंध में प्रावधान करता है। ठीक है, अगला है DPC के जो यहाँ पर जिला के जो सभी सदस्य हैं उसके कम से कम 4 से 5 सदस्य जिला स्तर के पंचायत और जिले के भीतर आने वाली जो आपकी नगर पालिका है उसमें निर्वाचित सदस्यों में स्वयं से ही चुने जा सकते हैं। ठीक है, ये जिला नियोजन समिति के बारे में यहाँ बताया गया। ये अगला है आपका पंचायत उपबंध। ठीक है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर इसका विस्तार। ठीक है, यहाँ पर यह अधिनियम 1996 पेशा जिसको बोलते हैं, राइट। इसमें देखते हैं क्या इसमें है। शुरू में भारत के कई राज्यों के आदिवासी आबादी वाले क्षेत्र में से 73वें संविधान जो प्रावधान था उसमें लागू नहीं किए गए थे। ठीक है, वर्ष 1996 में पंचायत प्रणाली के प्रावधानों को इन क्षेत्रों तक विस्तारित करते हुए एक अलग कानून यहाँ पर पारित किया गया था। कई आदिवासी समुदाय को साझा या संसाधनों जैसे कि जंगल, छोटे जलाशय आदि के प्रबंधन को अपने जो पारंपरिक रिवाज हैं उसके लिए एक अधिनियम के लिए समुदाय को संसाधनों का प्रबंधन का अधिकार की रक्षा करना। ठीक है, ये आपके पंचायत जो उपबंध है उसके पेशा के अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया है। इसका क्या संदर्भ है? ठीक है, यहाँ पे देखो इसका उद्देश्य है। उद्देश्य में बोल रहे हैं ये अधिनियम कुछ संशोधन, ठीक है, कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ संविधान के भाग जो 9 है उसके अनुच्छेद 244(1) के तहत यहाँ पर अनुसूचित 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र तक विस्तारित करता है। ठीक है, संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उसके अन्य किसी राज्य के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से बाहर इसमें रखा गया। वर्तमान में जो 5वीं अनुसूची उसके अंतर्गत 10 राज्य आते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, ये सब देखो आपका 5वीं अनुसूची क्या है, 6वीं अनुसूची का एक बार आपको यहाँ पर पता होना चाहिए 5वीं में कितने हैं और 6वीं में यहाँ पर कितने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है 5वीं 6वीं के बारे में, क्योंकि आर्टिकल जो 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के बारे में UPSC क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन फिर से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो पेशा अधिनियम है इसके तहत ग्राम और ग्राम सभा की परिभाषा क्या होती है ये। ठीक है, एक गांव में साधारणतः एक बसावट या छोटी बस्तियों का एक समूह आता है इसमें, जिसमें क्या एक समुदाय के लोग यहाँ पर शामिल होते हैं और परंपराओं के रीति रिवाजों के अनुसार यहाँ पर अपने मामले का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर और ग्राम पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल होंगे। ठीक है, अगला क्या है, पेशा ने ग्राम जो सभा है उसके नियंत्रित जो निम्नलिखित में से क्या क्या अधिकार देता है उसको, उसमें क्या क्या अधिकार देता है पैसा ग्राम सभा को, क्या क्या अधिकार यहाँ पर पंचायत के मामले में देता है। ठीक है, जैसे कि मादक जो द्रव्य हैं उसमें बिक्री को उपयोग पर नियंत्रित करना, लघु वनोत्पज का स्वामित्व। ठीक है, अनुसूचित जो आपके जनजाति हैं उसका समुदाय के लोगों को उधार देने पर प्रतिबंध, राइट। और ग्राम सभा या ग्राम पंचायत द्वारा खानों या जो लाइसेंस है उसको पट्टा जारी करने और गौर खनिज के दोहन के लिए इन पर सिफारिश करना। ठीक है, अनुचित सिफारिश करना, राइट। तो ये सब यहाँ पे जो अधिकार हैं जो पेशा ने ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को अधिकार दिए हैं। ठीक है, आपसे बोलेगा जो पेशा ने ग्राम पंचायत को अधिकार दिए इनमें से क्या क्या हैं, या बोलेगा इनमें से कौन से नहीं हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। देखो 73वें संविधान संशोधन 1992 में
द्वारा निम्नलिखित में से किन निकायों द्वारा यहाँ पर किन निकायों का निर्माण का प्रावधान किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला योजना समिति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो हमारा इसका आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा ए, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2। तीसरा यहाँ पर जिला योजना समिति नहीं होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के जो आपका 243(1) है, राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। इस अनुच्छेद को वित्तीय जो स्थिति है उसमें पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन के रूप में समझा जाता है या जाना जाता है। इसके कहा जाता है कि राज्य का राज्यपाल संविधान या 73वां संविधान संशोधन 1992 का प्रारंभ एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र जो तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति है उस पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनर्विलोकित करेगा। तो सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहला क्यों करेक्ट होगा? पहला इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि राज्य का जो निर्वाचन आयोग है इसमें निहित होगा कि जिसमें एक राज्य का निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो तीसरा ये गलत है। इसमें बोला था कि संविधान के अनुच्छेद 243(jd) मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था, इसमें प्रत्येक राज्य को जिला नियोजन समिति की स्थापना को अनिवार्य बनाता है, जिससे उद्देश्य से जो पंचायत है उसकी नगर पालिका द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकन करना और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना को प्रारूप तैयार करना, जो अनुच्छेद 243(jd) को 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत स्थापित किया गया था। इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 73 में हमारे पूछा था, बल्कि वो 74 का था। ठीक है, तो हमारा 1-2 करेक्ट होंगे सिर्फ। अगला देखते हैं, एक और यहाँ से क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम उनकी बातें 1974वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए त्रिस्तरीय संरचना को बंद किया है। ठीक है, तो क्या होगा? पहला आपको बताना है। दूसरा, संविधान की जनसंख्या के आधार पर शहरी निकाय स्थानीय निकाय का वर्गीकरण का प्रावधान नहीं किया गया है। राइट, तो इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। देखो, इसमें से जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो ओनली करेक्ट है। ठीक है, पहला यहाँ से गलत है क्योंकि जो 74वें संविधान संशोधन है उसमें 243(q) में 3 प्रकार के नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है, इसलिए हमारा पहला गलत हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? बोला था त्रिस्तरीय संरचना। ठीक है, त्रिस्तरीय यहाँ पर इसका नहीं होगा। राइट, त्रिस्तरीय इसमें नहीं होगा, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ से होगा, संविधान में जनसंख्या के आधार पर शहरी स्थानीय निकाय को वर्गीकरण करने का प्रावधान नहीं किया गया। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो हमारा 2 स्टेटमेंट यहाँ से आंसर हो जाएगा केवल बी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? 11वीं सूची के अंदर में से कौन कौन सा था? कृषि जो आपका भूमि सुधार कार्यान्वयन है, ये प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विवाह और बाल विच्छेद। तो इनमें से कौन कौन से आते हैं? सही उत्तर करके आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 3। जो 5वां है विवाह और विवाह विच्छेद, ये हमारा क्या है? 11वीं सूची के अंतर्गत नहीं आता है। राइट, कौन कौन आता है 11वीं सूची के अंतर्गत? देखो ये आते हैं, कृषि जिसके अंतर्गत विस्तार हो, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन। ठीक है, और सामाजिक वानिकी कृषि। ठीक है, लघु वनोपज। तो ये हमारे जब 11वीं सूची के अंतर्गत आता है, जितने एक चीज़ आपको याद रखना है, सड़कें, पुलियाँ। ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके ये, और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, ये सब। और उसके बाद जो हमारा ये दिखा रहा था इसमें विवाह और विवाह विच्छेद, जो संविधान की 7वीं अनुसूची का 3rd समवर्ती सूची का हिस्सा का विषय होता है। ठीक है, अगला स्थानीय शासन और 5वीं एवं 6वीं अनुसूची के क्षेत्र। ठीक है, क्या क्या है देखते हैं। देखो यहाँ पे बोला है अनुसूचित जो क्षेत्र है आपके, इसमें से कौन कौन सा? एक आपका देखो संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत बताया गया है कि जनजातीय क्षेत्रों के रूप में नामित क्षेत्रों के लिए प्रशासन की विशेष व्यवस्थाएं की परिकल्पना की गई है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति, यहाँ पे जाति क्षेत्र कौन कौन से देखते हैं इसको, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, 5वीं अनुसूची में संबंध में जो आपको जिसको बोलते हैं ATMM, AT मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ATMM हो गया। उसकी जो जनजातीय क्षेत्र उसमें आपका आ जाएगा 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में जो ATMM के राज्य हैं वो यहाँ पर इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ से। देखो 5वें जो आपके शेड्यूल है उसमें क्या क्या है? 5वें शेड्यूल में आपके 10, जो 5वीं सूची है उसमें आपके 10 राज्य टोटल आते हैं, और जो 6ठी सूची है ATMM कितने थे? 4। ये 4 यहाँ पे 6ठी सूची में आएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। जो यहाँ पे 6वीं सूची में वो 5वीं आपसे बोलेगा कि 5वीं सूची के कुछ राज्य 6वीं सूची में आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, किसी के किसी में नहीं, सब आपको दिख रहे हैं अलग है एक दूसरे मैप में। राइट, अगला देखते हैं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। यहाँ पर क्या है? देखो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग व्यवस्था की गई, क्योंकि यहाँ आदिम निवासी निवास करते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, इसलिए इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कैसे करते हैं? राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार, साथ ही राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके अनुसूचित क्षेत्र को क्षेत्रफल बढ़ाना घटाना उसकी सीमा पर परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपका अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है, यह पढ़ सकते हैं पॉइंट। ठीक है, रीड कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। जो जनजातीय क्षेत्र है वो मैंने आपको बता रहा हूँ, अनुसूचित मैंने बताया आपको, जनजातीय बता रहा हूँ। इसमें देखो 6वीं सूची के तहत 4 पूर्वोत्तर राज्य तथा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए। जैसे 6वीं सूची के अंतर्गत प्रशासन की विशेष यहाँ पर विशेषताएं होती हैं। क्या विशेष विशेषताएं इसमें से देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला है 4 राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के स्वशासी जो स्वायत्त जिले हैं उसको गठित करना। हालांकि 4 जो क्षेत्र होते हैं ये संबंधित राज्य के कार्यपालिका विशेष जो प्राधिकार हैं उससे बाहर नहीं है ये, ठीक है। राज्यपाल के स्वायत्त को जिलों को गठित करने के पुनर्गठित करने का इसको अधिकार होता है, ठीक है। किसी राज्य के स्वायत्त जिले उसको अलग जनजातियां रहती हैं जो तो राज्यपाल जिले के कई स्वायत्त क्षेत्र में विभाजित इसको कर सकता है, ठीक है। प्रत्येक स्वायत्त जिले में 30 सदस्यों वाली एक जिला परिषद होती है जिसमें 4 सदस्य और राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक स्वायत्त में अलग अलग जो आपके क्षेत्रीय प्रादेशिक परिषद होते हैं वो भी होते हैं, यहाँ पे विद्यमान होती हैं, ठीक है। नोट क्या है, निर्वाचित सदस्य प्रत्येक 5 वर्ष निर्वाचित सदस्य हैं 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पदधारण करते हैं और मनोनीत सदस्य जो होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पद पर बने रहते हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जो मनोनीत होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पद पर रहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे भी देखो नोट दे रखा है, इसमें क्या है, लेकिन ऐसे कुछ कोई कानून है जैसे ऐसे कोई कानून है जो राज्यपाल की सहमति के अनिवार्य होती है वहाँ यहाँ पे ये बनाए जाएंगे इस पर, ठीक है। जो जिला और क्षेत्रीय परिषद होती उसके द्वारा उसको छोड़कर, ठीक है। जिला परिषद अपने प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, बाजार, फेरी, मत्स्य क्षेत्र, सड़क आदि का निर्माण या प्रबंधन इसमें कर सकता है। कौन? जिला परिषद, ठीक है। जिला और क्षेत्रीय परिषद की भूमि राजस्व का निर्धारण व संग्रहण करने की कुछ निश्चित कर लगाने का यहाँ पर अधिकार इसको होता है, ठीक है। राज्यपाल स्वायत्त जिले या क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने के लिए उस पर रिपोर्ट देने का आयोग यहाँ पर इसको नियुक्त कर सकता है, राइट। तो ये बात आप पे इंपॉर्टेंट कुछ है तो याद रखनी है। 5वीं 6ठी जो अनुसूची उसके बीच यहाँ पे अंतर दिया है। क्या अंतर है? 5वीं अनुसूची है और 6वीं अनुसूची है, ठीक है। यहाँ पे देखो किन आधार पर लागू होते हैं ये किन के राज्य, ये किस किस राज्य में आधार पर लागू होते हैं। ये घोषणा इनकी क्या है, इनकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा करता है, इनकी राज्यपाल करता है, ठीक है। इनकी कार्यपालिका शक्ति क्या है, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इन क्षेत्रों तक सीमित होती है जैसे कि केंद्र की शक्ति राज्यों को निर्देश दे सकती है, ठीक है। इसमें 4 राज्य जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वो, और यहाँ पे जो क्षेत्र संबंधित राज्य हैं उसी कार्यपालिका से बाहर नहीं होंगे ये, राइट। कानून को लागू होना, यहाँ पे कानून को लागू करने के लिए राज्यपाल निर्देश देता है, ठीक है, कि ऐसा होगा। और यहाँ पे आपका जो विधानमंडल है उसके कानून के स्वयं जिले हैं उसके क्षेत्र पर यहाँ लागू नहीं होंगे और निश्चित जो संसाधन है उसके अपवाद के साथ ये लागू होंगे। स्वायत्ता क्या होती है इनकी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 में लागू होंगे और ये इनकी स्वायत्ता 5वीं अनुसूची की तुलना में अधिक स्वायत्त और यहाँ पर जिला स्वायत्त परिषद के पास जो जनजातीय सलाहकार तुलना है उसकी अधिक व्यापक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं इनको, ठीक है, स्वायत्त के मामले में। क्वेश्चन क्या बन सकता है, पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर 1996 में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। जो आपका अनुसूचित क्षेत्र के बारे में विचार करना है, ये अधिनियम असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा में लागू नहीं है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा तथा पंचायत की पूर्व सिफारिश को नीलामी और गौड़ खनिज के दोहन के लिए रियासत के लिए अनिवार्य बनाया जाएगा इनको, ठीक है। तीसरा, लघु वनोपज स्वामित्व ग्राम सभा के पास होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा आपका सही होगा, ठीक है। देखो जो हमारा आंसर यहाँ से होगा तीनों स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है यहाँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ऊपर डिस्कस भी किया, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, देखो जो पहला स्टेटमेंट है, पहली बात यहाँ पे क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत की पूर्व सिफारिश को नीलामी या गौण खनिज को दोहन करने की रियायत के लिए अनिवार्य यहाँ पर बनाया जाएगा। तो हमारा सेकंड बात यहाँ पर क्या हो गई, सही हो गई, ठीक है। यहाँ पे तीसरी बात क्या है, लघु वनोत्पज यहाँ पर शामिल होगा, है ना, तो ये भी आपका तीसरी बात करेक्ट है, राइट। उसके बाद जो आपका पहला था, पहला स्टेटमेंट भी यहाँ से आपका ये करेक्ट था क्योंकि पेशा अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ प्रावधान ये करता है, जो 5वीं अनुसूची में वर्णित जो अनुसूचित क्षेत्र है उस पर लागू ये नहीं होगा, ठीक है। अगला है 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जो के स्वायत्त जिले हैं गठित जिला परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संसद किसी भी स्वायत्त जिले के क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने का अधिकृत होता है, ठीक है। जिला परिषद के सभी सदस्यों को निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। जिला परिषदों में भू राजस्व एकत्रित करने और उसमें गैर आदिवासियों द्वारा धन उधार देने नियंत्रण करने के लिए विनिमय होता है उनमें निर्मित करने का अधिकार होता है। तो कौन सा में सही है, तुम्हारा देखो 6वीं अनुसूची के बारे में यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहले में क्या, ओनली जो आपका तीसरा है ये बात आपकी करेक्ट है, 1 और 2 बात आपकी गलत है, ठीक है। क्यों गलत है मैं एक बार यहाँ पे और दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि राज्यपाल को स्वायत्त जिलों के पुनर्गठन की शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार ये इसमें वृद्धि या कमी कर सकता है, इन नामों को प्रवेश कर सकता है अथवा इनकी सीमा को निर्धारित कर सकता है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पहला लिखा था संसद कर सकता है, तो क्या होगा आपका राज्यपाल करेगा। दूसरा यहाँ से आपका होगा
प्रत्येक स्वायत्त जिले में 30 से अधिक जो सदस्य हैं उसमें एक जिला परिषद होती है जिसमें 4 राज्यपाल के द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है और शेष 25 वयस्क मताधिकार के आधार पर यहाँ पर निर्वाचित होंगे। तो हमारा दूसरा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या था, इसमें बोला सभी सदस्य, तो सभी सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, जो नंबर जितने दिए उतने ही। तीसरा क्या है, तीसरा आपका करेक्ट होगा क्योंकि जिला एवं क्षेत्रीय परिषदें भू राजस्व का निर्धारण संग्रहण करने का कुछ विशेष अधिरूपित करने के लिए यहाँ पर अधिकृत होगा, इसलिए हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा भू राजस्व के लिए। राइट, तो 3 में से आपको मैंने तीसरा बताया वो आपका करेक्ट होगा, 2 आपके गलत होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से देखो जो हमारा यहाँ पे टेस्ट पेपर था ये मैंने आपको दिखाया किस टाइप से क्वेश्चन, और यहाँ पर जो PT 365 मैगजीन उसको रिलेट करके मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया। ठीक है, कि किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। और राइट, जो और भी पार्ट बचा हुआ है वो मैं आपको जल्दी करा दूंगा। ठीक है, कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट पे, आप टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ में कुछ हैंडआउट्स रहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। राइट, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।